हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे, आपकी दिनचर्या अच्छी चल रही होगी। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे हॉट टॉपिक पर, इंटरनेशनल टॉपिक पर, जियोपॉलिटिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, ईरान, इजरायल और अमेरिका के वार में भारत का क्या रुख है, भारत की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आप जानते हैं कि भारत कभी भी किसी अलायंस का पार्ट नहीं रहा है। भारत हमेशा से अपने विचार को, अपनी सोच को लेकर आगे बढ़ता है और भारत इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात करता है। तो युद्ध से तो भारत का कोई ताल्लुकात ही नहीं है, क्योंकि भारत ने कभी भी अपने किसी भी पड़ोसी मुल्क पर कभी खुद से आगे बढ़कर हमला नहीं किया। हाँ, भारत पर हमले हुए हैं तो भारत उसका प्रतिक्रिया दिया है, उसका जवाब दिया है, दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन आज जो दुनिया के बीच ये जो वार क्राइसिस चल रहा है, वार सिचुएशन में भारत की क्या रणनीति होगी, उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारा आज का टॉपिक है पश्चिम एशियाई संकट और भारत का रणनीतिक अनिवार्यता। जियो पॉलिटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलिटिक्स एंड आईआर की दृष्टि से भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो आपको ये गल्फ कंट्रियों के नक्शे दिए गए हैं और इस नक्शे में ईरान आपको यहाँ पर दिखाई देगा, राइट। उसके बगल में आप देखेंगे इराक है, सीरिया है, सऊदी अरब है, ओमान है, यमन है। और यहाँ पर आपको एक पट्टी दिखाई देगी, आगे हम नक्शे में देखेंगे और उसको उस तरीके से हम बात करेंगे कि यहाँ पर आपको इजराइल होगा और सीधे आज वार जो है इजराइल वर्सेस ईरान का बना हुआ है। तो आइए हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि जो मेन संघर्ष है, वो कहाँ का है। वह है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच प्रत्यक्ष सैन्य टकराव, यानी बिल्कुल ये देश आमने सामने से युद्ध में कूद चुके हैं, राइट। पहली बात। दूसरी चीज, इंटरनेशनल इफेक्ट इसका क्या है। तो ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला में गंभीर व्यवधान। अच्छा, देखिए एक चीज यहाँ पर आप देखेंगे, अभी कुछ दिन पहले अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया। ईरान पर लगातार हमले जारी हैं। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ, वेनेजुएला सबसे ज्यादा जो है ऑयल ऑयल प्रोड्यूसर है। भारत देखा जाए तो भारत ईरान से तेल खरीदता है बड़े पैमाने पर। वर्तमान में देखेंगे तो रशिया भारत का सबसे बड़ा तेल आयातक है। तो यदि देखा जाए तो इधर वेनेजुएला भी संकट में, ईरान भी संकट में, तो उससे दुनिया के अंदर ऑयल का जो सप्लाई है, ऑयल सप्लाई है, वो इफेक्ट होगा। और ऑयल सप्लाई के इफेक्ट होने का मतलब कि एनर्जी प्रभावित होगी, और एनर्जी प्रभावित होने का मतलब प्रोडक्शन प्रभावित होगा। प्रोडक्शन के प्रभावित होने का मतलब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मतलब गरीबी और बेरोजगारी बढ़ेगी। तो वार किसी भी कंडीशन में, किसी भी कंट्री के लिए कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन आज हम इस कहानी को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भारत सरकार का इस संदर्भ में क्या रुख होना चाहिए और क्या रुख है। तो भारत के लिए यहाँ पर तीन प्रमुख खतरे हैं, तीन विषय हैं जिस पर भारत को गंभीरता पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। सबसे पहली तो ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी। सेकेंड थिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और थर्ड चीज, प्रवासी सुरक्षा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि यदि ईरान से ऑयल भारत आएगा नहीं तो एनर्जी प्रभावित होगा, पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हो सकते हैं, कंपनियों के उत्पादन प्रभावित हो सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है, राइट, महंगाई बढ़ सकती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, जब महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आना स्वाभाविक है। दूसरी बात कह रहा है प्रवासी सुरक्षा। देयर आर मेनी पीपुल्स ऑफ इंडिया, बहुत सारे लोग जो भारत के हैं वो दूसरे देशों में, विशेषतः गल्फ कंट्रीज में, इन देशों में, ये जो देश आपको दिखाई दे रहे हैं, सीरिया, इराक, ईरान, सऊदी, ओमान, यमन, इन देशों में बड़े पैमाने पर भारत से लोग क्या करते हैं, जाकर रोजगार करते हैं। और यदि इन देशों में कोई भी अस्थिरता होगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं वो प्रभावित होंगे, जो विशेषली रोजगार करने यहाँ पर गए हैं। तो ये तीन दृष्टि से हम इस युद्ध को भारत के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीन चीजें हैं जो इजराइल से हम जोड़कर पहले देखेंगे, फिर इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीजें है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे 1970 बाल्फोर घोषणा।
फिलिस्तीन में यहूदी राष्ट्रीय घर के लिए ब्रिटिश समर्थन, अरबों और यहूदियों से दोहरा वादा। यानी कि क्या था कि देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद, है ना, एक सिचुएशन क्रिएट हुआ और ये था कि ये जो यहूदी हैं, यहूदी कहाँ रहेंगे, यहूदियों को रेजिडेंस को लेकर काफी यहाँ पर डिस्कशन हुआ। तो इस घोषणा में ये तय किया गया कि जो ये फिलिस्तीन का जो ये बॉर्डर आप देख रहे हैं ना, ये एरिया, यहाँ पर यहूदियों को हम क्या करेंगे, बसाने का काम करेंगे। और स्वाभाविक है, देखिए जब यहाँ यहूदी बसेंगे तो जो ये अरब के देश हैं वो प्रभावित होंगे, और स्वाभाविक है कि जो प्रभावित होंगे तो घटना दुर्घटना घटना लाजमी है, राइट। तो यहाँ पर क्या किया गया, इस घोषणा के माध्यम से यहूदियों के लिए एक घर निश्चित किया गया कि यहूदी दुनिया में कहाँ रहेंगे, राइट। और यह घर निर्धारित किया गया, ये लोकेशन तय किया गया कि यहाँ पर हम यहूदियों को स्टेबल करने का काम करेंगे। साइक पिकोट समझौता, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा ऑटोमन साम्राज्य का विभाजन, जाति वास्तविकताओं की अनदेखी कर कृत्रिम सीमाओं के निर्माण करने की बात यहाँ पर की गई। और एक यहाँ पर इजराइल के जन्म और नकबा, यानी संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की विफलता, 1948 में इजराइल की स्थापना की गई। पहले अरब इजरायली युद्ध में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 7 लाख फिलिस्तीनियों का विस्थापन हुआ। अब देखिए यहाँ पर है हुआ क्या कि ये घोषणा क्या था, एक गुप्त समझौता था। साइक्स पिकोट जो समझौता था, ये ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया के बीच एक गुप्त समझौता था। और ये गुप्त समझौता क्या था कि यहाँ पर जो अरब स्टेट्स हैं, है ना, तो विश्व युद्ध के बाद वहाँ पर क्या कंडीशंस क्रिएट होंगे। हालांकि बाद में रसिया ने इस मैटर को ओपन कर दिया तो चीज़ें वो खैर अलग रहीं, लेकिन मेन बात यह है कि 1947 से 48 के बीच इजराइल के लिए एक जगह देने की बात यहाँ पर ये तय हो गई कि यहाँ पर हम इजराइल को स्टेबल करेंगे। और जब इजराइल को यहाँ बसाया गया तो फिलिस्तीन जो वहाँ के लोकल थे उन्होंने विरोध किया। फिर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हुआ। अब क्या हुआ कि जितने ये अरब कंट्री, गल्फ कंट्रीज थे, सबने मिलकर क्या कर दिया, इजराइल पर हमला कर दिया, राइट। हालांकि इजराइल उसमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने में सफल रहा और इस पूरे प्रक्रिया में लगभग 7 लाख फिलिस्तीनी क्या हुए, विस्थापित होने के कगार पर पहुंच गए, लगभग विस्थापित हुए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि 1967 6 दिवसीय युद्ध, राइट। इजराइल का सैन्य प्रभुत्व, गोलान हाइट्स, सिनाई, गाजा और वेस्ट बैंक पर इजराइल ने क्या कर दिया, कब्जा कर लिया, राइट। जब ये युद्ध हुआ, क्योंकि इजराइल को पीछे से बैकडोर से अमेरिका का सपोर्ट था, तो उस सपोर्ट का लाभ लेकर इजराइल ने अपना क्या किया, विस्तार किया। और इस विस्तार में उसने कुछ क्षेत्रों पर अपने कब्जा कर लिए। वेस्ट बैंक पर इन्होंने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब देखो यहाँ पर क्या था कि 1979 में आप जाइए तो यहाँ पर ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इससे पहले आप देखेंगे तो ईरान में काफी ओपन इन्वायरमेंट था, बहुत ज्यादा धार्मिक रूढ़िवादिता वहां पर नहीं थी, लोग इंडिपेंडेंट और फ्री तरीके से रहते थे। यहाँ तक बताए थे यूनिवर्सिटी में महिलाएं प्रोफेसर हुआ करती थी। लेकिन इस्लामिक जो क्रांति है वो रिलीजियस क्रांति हुई, और रिलीजियस क्रांति ने क्या किया कि वहाँ के डेवलपमेंट को, ओपन जो सोसाइटी थी उस व्यवस्था को खत्म करने का काम किया। इतना निरंकुश व्यवहार वहाँ के लोगों के ऊपर किया गया कि महिलाओं को कहीं खुलापन देखा जाता था तो मारा जाता था, पीटा जाता था, नंगा घुमाया जाता था, खुलेआम कत्लेआम होती थी। यानी लोगों को धार्मिक रूढ़िवादिता के अंदर एकदम उसको जकड़ दिया गया, राइट। और यहाँ पर चूंकि क्या था कि ईरान ने सीधे हमले नहीं किए, तो इन्होंने प्रॉक्सी वार के एक सिचुएशन को क्रिएट किया। तो कुछ टेरर ग्रुप सामने आए, जैसे हमास, हैथी, हिजबुल्ला, और इनके सपोर्ट से इसने एक तरह से देखा जाए तो इस्लामिक क्रांति को आगे बढ़ाया। और यही लोग आगे जाकर देखा जाए तो इन सब लोगों ने इजराइल पर हमले भी करने प्रारंभ किए। तो एक तरह से प्रॉक्सी वार का सिचुएशन यहाँ देखा जाता है। ईरान का वैचारिक परिवर्तन हुआ, सोच में बदलाव हुआ, इजराइल से संघर्ष तोड़े, छोटा शैतान घोषित संबंध तोड़े। यानी कि इन्होंने पहले जो इजराइल से संबंध था वो खत्म कर लिए, और खत्म करके इन्होंने इजराइल को छोटा शैतान घोषित कर दिया, राइट।
तो इनकी न्यू पॉलिसी क्या थी? न्यू पॉलिसी ये थी कि एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस का नेता इन्होंने बना। इन्होंने हमास और हैथी जैसे समूहों के साथ असममित युद्ध की घोषणा की शुरुआत की, छाया युद्ध किया, परमाणु वैज्ञानिकों की यहाँ पर क्या हुई? हत्याएं हुई। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर 6 देशीय युद्ध में इजराइल ने एक तो सफलता अर्जित की और कुछ क्षेत्रों पर उन्होंने अपने प्रभुत्व स्थापित किए, जिसमें गोलान हाइट्स है, सिनाई गाजा है, वेस्ट बैंक है, इस पर इन्होंने कब्जा किया। इधर क्या दिख रहा है? इधर दिख रहा है कि 1979 में यहाँ इस्लामिक क्रांति होती है और ईरान पूर्ण रूप से धर्म के कब्जे में चला जाता है और वहां पर एक वैचारिकी बदलाव हुआ और ईरान को हमास, हैथी और हिजबुल्लाह जैसे आतंकी संगठनों का संबंध एक तरह से प्राप्त हुआ। हालांकि स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ईरान के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन इस क्रांति के बाद देखेंगे कि यूएसए वर्सेस ईरान के सिचुएशन देखे गए। अब यहाँ पर अमेरिका को ये प्रॉब्लम था कि भैया जब यहाँ पर धार्मिक रूढ़िवादिता आगे बढ़ गई और आतंकी संगठनों का सपोर्ट हुआ और ये सारे आतंकी संगठन इन पर हमले करते हैं, ये प्रॉक्सी वार का सिचुएशन है, डायरेक्ट ईरान ने तो हमले नहीं किया लेकिन ये लोग हमले करते हैं। अब इस्लाम वर्सेस यहूदी का सिचुएशन क्रिएट हो गया। अब अमेरिका को ये डर सताने लगा कि कहीं भैया ऐसा न हो कि ये ईरान जो है ये परमाणु बम बना ले। क्या बना ले? एटम बम, परमाणु बम बना ले। और जब परमाणु बम बना लेगा और कहीं ऐसा ना हो कि ये परमाणु बम इजराइल के ऊपर दाग दिया तो पूरा इजराइल खत्म, स्वाहा। तो स्वाभाविक है कि अमेरिका से ईरान के संबंध क्या होंगे? बिगड़ेंगे, राइट। अब देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको कुछ सीन दिखाएंगे। इस ग्राफ में आप देखेंगे, इस डायग्राम में, इस मैप में आप चीजों को देखेंगे। यहाँ पर आपका इजराइल है और यहाँ पर आपका ईरान है। लंबा डिस्टेंस है, लेकिन चूंकि यहाँ पर यहूदी वर्सेस इस्लाम देख रहे हैं। यहूदी वर्सेस इस्लाम इसलिए आया क्योंकि इनको आतंकी संगठनों का सपोर्ट मिला। आतंकी संगठन के बेस में धर्म होता है, नो डाउट। हालांकि कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन फिर भी ऐसा होता तो फिर धर्म पूछकर क्यों मारते? क्योंकि धर्म इनके लिए एक बहाना है, इरादे कुछ और हैं, एक्टिविटी कुछ और है। क्योंकि क्राइम करना है, अपराध करना है, तो यदि हम धर्म को पीछे उसके जोड़ लेंगे या अपराध के साथ धर्म को कनेक्ट कर लेंगे तो लोगों का सपोर्ट मिलेगा, और बिना लोगों के सपोर्ट का आप कोई काम कर नहीं सकते हैं। इस प्रकार से ये धर्मदूत बन जाते हैं, है ना। तो अपराधियों की ये खूबी होती है, अपराधी धार्मिक बहुत होते हैं। खैर, इजराइल और वर्सेस ये दोनों सिचुएशन आप देखेंगे। अब देखिए क्या है यहाँ पर कि मार्च 2026 का जो संकट है, परोक्ष तनाव का प्रत्यक्ष युद्ध में परिवर्तन। यानी पहले क्या हुआ कि इजराइल और ईरान के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट देखा गया, राइट। धीरे 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 वो डायरेक्ट वार में कन्वर्ट हो गया। फिर क्या हुआ, इसमें यूएसए की एंट्री हो जाती है। क्या हो जाती है? यूएसए की एंट्री हो जाती है। और यूएसए की एंट्री जब होती है तो स्वाभाविक है कि एक तरफ ईरान हो जाता है और दूसरी तरफ यूएसए और इजराइल हो जाता है। और ये जो वर्सेस सिचुएशन बना है, इस पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने क्राइसिस को जन्म दिया है, एनर्जी क्राइसिस को जन्म दिया है। और भारत के लिए 3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो प्रवासी जो गल्फ में कार्य कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और देखा गया कि यहाँ पर देखेंगे तो यूएसए जगह जगह अपने गल्फ कंट्री में सैन्य अड्डे बनाए हैं। तो ईरान कह रहा है भैया कि तुम यदि हम पर हमला करोगे, ये हमला हो तो ठीक है, हम ये कर लेंगे, लेकिन यदि तुम हम पर हमला करोगे तो हम डायरेक्ट तुम पर तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन हमारे आसपास जहां भी यूएसए के सैन्य अड्डे हैं वहां पर हम हमला करेंगे। कहानी बदल गई, अब वार शुरू हो गया। तो हमें ये देखना है कि अमेरिका इजराइल पर हमला, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और लायंस रोड, ये यहाँ पर चर्चा करेंगे। लक्ष्य क्या है? परमाणु अवसंरचना, नतांज, फोर्डो, इस्फान, सैन्य निशाने, वायु रक्षा, बैलिस्टिक मिसाइल स्थल, तेहरान, आईआरजीसी मुख्यालय, सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई सहित शीर्ष नेतृत्व का सफाया, राइट। तो यहाँ पर अब हुआ क्या
कि अमेरिका को ये कहना है कि भैया ऐसा है ईरान, जो तुम्हारा एटॉमिक प्रोग्राम है ना, उस प्रोग्राम को तुम क्लोज कर दो। यदि तुम क्लोज कर दिए तो ठीक है, और नहीं करोगे तो हम तुमको क्या करेंगे, हमला करेंगे। हमला करेंगे जहां जहां तुम्हारे परमाणु मुख्यालय हैं, जहां जहां तुम काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, तुम्हारे जो परमाणु वैज्ञानिक हैं उनको मारेंगे। तुम जहां प्रोग्राम चला रहे हो उसको ध्वस्त करेंगे। यही नहीं, तुम्हारे शीर्ष नेता को भी मारेंगे, जो चार्ज लेगा ईरान का उसको भी मारेंगे। और इसी क्रम में इन्होंने खामनेई के सहित कई लोगों की हमला किया। अच्छा, खामनेई के बारे में बताया जाता है कि अमेरिका कई दिनों से उनको ट्रेस कर रहा था, और सुबह सुबह वो निकले, उधर से बम गिरा और पूरा मामला खत्म, क्योंकि वो बहुत अंदर अंडरग्राउंड में रहते थे, तो कभी कभी निकलते थे, जब निकले तब मार दिए गए। इसका मतलब कि अमेरिकन खुफिया जो है बड़े पैमाने पर ईरान में काम कर रही है। पहली बात, ईरान की प्रतिक्रिया, ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4। इन्होंने कहा इजराइल और कतर अल उदैद में अमेरिकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इन्होंने जवाबी हमले करेंगे। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने प्रतिक्रिया दिया, उस प्रतिक्रिया का नाम था ऑपरेशन टू प्रॉमिस, राइट। तो इस तरह से यह युद्ध क्या हुआ, शुरू हो गया। अब देखते हैं, युद्ध आगे बढ़ गया, काफी आगे चला गया। बहु मोर्चा परोक्ष युद्ध प्रतिरोध की धुरी, इस डायग्राम को देखिए, इजराइल ईरान, राइट, दो देशों में डायरेक्ट युद्ध है। अब इस युद्ध को देखेंगे तो दो चीजें, तीन चीजें आप देख रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्ला, उत्तरी इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे गए। जवाब में बेरूत पर बड़े पैमाने पर इजरायली हमला किया गया। यमन हैथी में समुद्री मार्गों और इजराइल पर मिसाइल ड्रोन हमले फिर से शुरू किए गए। वैश्विक पेट्रोलियम का प्रवाह सीधे प्रभावित हुआ। गाजा हमास क्षेत्रीय तनाव का केंद्र, इजराइल द्वारा सुरक्षा एहतियात के तौर पर गाजा के सभी सीमा चौकियों अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिए गए। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे प्रतिरोध की जो धुरी बनी वो लेबनान जहाँ पर हिजबुल्ला है, यमन हैथी और गाजा हमास, ये जो है आतंकी संगठन जो है इन इन एरिया में काम कर रहे हैं। तो जहां जहां से ये आतंकी संगठन ये जब यहाँ पर इजराइल पर हमला करेंगे तो स्वाभाविक है कि इजराइल इनके ऊपर हमला करेगा, और इस तरीके से पूरा ये वार सिचुएशन एक बड़े पैमाने पर क्रिएट हुआ। यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे, इजराइल अमेरिका और ईरान प्रतिरोध की धुरी। ठीक, इजराइल अमेरिका को पहले हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, इनका पहला लक्ष्य क्या है, पहला लक्ष्य तो इनका ये है कि ईरान में सत्ता का परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक, और जो ईरान परमाणु बम बना रहा है उस परमाणु कार्यक्रम को रोक दिया जाए, पहला इनका काम है। इससे स्ट्रेटेजिकल चेंजेस क्या क्या आएंगे, स्कॉर्पियन स्ट्राइक, स्वायत्त ड्रोन झुंड, ऑटोनॉमस ड्रोन स्वार्म का पदार्पण होगा। ये बदलाव यहाँ पर आपने देखा। ईरान प्रतिरोध की जो धुरी है उसका प्राइमरी टारगेट क्या है, शासन का अस्तित्व और क्षेत्रीय स्तर पर भारी क्षति पहुंचाना। यानी ये चाहता है कि भैया हम इजराइल में भी काफी हद तक प्रभावित करें। सामरिक बदलाव क्या है, अत्यधिक सुरक्षित भूमिगत ठिकानों और असीमित प्रॉक्सी हमलों पर निर्भरता। प्रॉक्सी हमले क्या मतलब, जो आतंकी संगठनों से ये ईरान पर हमले कर रहे थे वो हमले और तेज करेंगे और उसे और आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ये जैसे चूंकि क्या है ना कि सुदूर क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर ड्रोन से जो है सटीक हमले हो सकते हैं। इंसान का पहुंचना संभव नहीं है, लेकिन ड्रोन हमले जो है वहां पर सटीक हमले कर सकते हैं। अगली बात हम करेंगे ऊर्जा सुरक्षा और युद्ध प्रीमियम, राइट। एक बात तो है कि जब वार लगेगा और ऑयल का निर्यात प्रभावित होगा तो वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। यहाँ पर आप देखिए ईरान को मैप में दिखा रहा है, यूएई, ओमान, ये आपका एक तरह से वे रास्ता दिखा रहा है। ठीक, अब यहाँ पर जब युद्ध होगा या हो रहा है, अब इन्होंने जैसे ईरान ने कहा कि हम जो है जो तेल का जो समुद्री जो मार्ग है उस मार्ग को हम रोकने का काम करेंगे। तो यदि मान लो ये रास्ता ही रोक देंगे, है ना,
तो फिर तेल कैसे जाएगा? या पता चला कि जो जहाजें जा रही है उसको मारना उड़ाना शुरू कर दे, ईरान की जहाज कहीं जा नहीं पाएगी, कहीं और से जहाज ईरान आएगी नहीं, तो पूरी दुनिया में तेल प्रभावित होगा। ठीक। अच्छा, ये युद्ध होगा। और देखो, एक अमेरिका की स्ट्रेटजी ये भी हो सकती है कि जब यहाँ पर वार लगेगा तो फिर वेनेजुएला के तेल का डिमांड पूरे विश्व में बढ़ जाएगा। वेनेजुएला पर इनडायरेक्ट अमेरिका ने कब्जा कर लिया है, तो पूरी दुनिया में अमेरिकी तेल का डिमांड क्या होगा? बढ़ जाएगा, जो वेनेजुएला से लेकर अमेरिका बेचेगा, है ना। हालांकि इस बीच में ये भी बात आया कि अमेरिका ने 30 दिन के लिए भारत को सहूलियत दी है कि वो रशिया से तेल खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कहना चाहेंगे कि भारत एक सोरेन कंट्री है, और सोरेनिटी का मतलब ये है कि इंटरनली या एक्सटर्नली कोई दूसरा देश भारत के डिसीजन को इफेक्टेड नहीं कर सकता, प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। भारत को ये तय करना है कि किससे तेल खरीदेगा, किसको तेल बेचेगा, किससे जहर खरीदेगा, किसको हथियार बेचेगा। ये भारत का काम है, अमेरिका का काम नहीं है। तो अमेरिका की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आपूर्ति का जोखिम, तेलों में कीमतों की वृद्धि, और इकोनॉमिक इफेक्ट भी इससे देखने को मिलेगा। ठीक। तो चालू खाता घाटा बढ़ने की जोखिम, रुपए पर प्रेशर बढ़ेगा, स्वच्छ ऊर्जा में बाधा उत्पन्न होगा। ये तमाम बातें यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक। प्रवासी सुरक्षा और पोषण ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि इधर गल्फ में वार लगा हुआ है, और इन तमाम देशों में जो गल्फ कंट्री है वहां पर भारत के लोग नौकरी करते हैं, व्यवसाय में लगे हुए हैं। जो प्रवासी भारतीय हैं वो वहां पर प्रभावित है, और भारत की इस समय सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है कि खाड़ी देशों में लगभग 90 लाख से अधिक भारतीय यहाँ पर खतरा महसूस कर रहे हैं। ऑपरेशन राहत के पैमाने पर निकासी की संभावित जो है आवश्यकता यहाँ पर देखी जा सकती है। घरेलू प्रभाव क्या है? निर्माण और सेवा क्षेत्र में नौकरियों के नुकसान से केरल, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य अर्थव्यवस्थाओं पर सीधा और गहरा प्रभाव इसको देखने को मिल सकता है, राइट। क्योंकि यहाँ के देखेंगे तो बिहार, उत्तर प्रदेश और साउथ के बहुत ज्यादा पैमाने पर लोग केरल वगैरह के गल्फ कंट्रीज में नौकरी करते हैं। अब वहां से आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं रहेगी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा। रणनीतिक संपर्क में गतिरोध, यहाँ पर भी चीजों को हम देखेंगे। मैप से आप चीजों को देखिए। चार बहार पोर्ट जो भारत, ईरान और अफगानिस्तान का एक ज्वाइंट प्रोग्राम था, तो ये प्रोग्राम भी प्रभावित होगा, क्योंकि ये प्रोग्राम ये था कि ईरान से, चार बहार से ईरान से लेकर अफगानिस्तान तक रेल लाइन भी बिछाना था। वो प्रोग्राम ये लोग आगे नहीं बढ़ा पाए, प्रोग्राम क्लोज हो गया। दूसरा चीज, चार बहार पोर्ट प्रभावित होगा, तो भारत से जो है, क्योंकि ईरान से तेल यहाँ पर आएगा और यहाँ से सीधे भारत, मुंबई। तो अब चार बहार यदि पोर्ट प्रभावित हुआ तो भारत में तेल का जो आयात है ईरान से, स्वाभाविक है वो भी प्रभावित होगा। तो एक तो चार बहार पोर्ट को आपको ध्यान में रखना है, इससे लेकर क्वेश्चन आपको आ सकता है, राइट। यहाँ पर देखिए, डिस्टर्बटेड, पूरा ये माहौल जो है यहाँ का गर्म है। अब ईरान कह रहा है कि भैया जहां जहां पर अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, सारे सैन्य अड्डे पर हम क्या करेंगे? हमला करेंगे। ठीक। अमेरिका ने यदि हमला किया तो ईरान सब पर हमला करेगा। तो चूंकि भारत और ईरान के बीच काफी अच्छे व्यापारिक संबंध है, तो जहां पर हमारे व्यापारिक मित्र को कोई नुकसान यदि होता है तो स्वाभाविक है कि उससे भारत भी प्रभावित होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भारत मध्य पूर्व एशिया आर्थिक गलियारा वर्तमान में पूरी तरह अव्यवहार्य। म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन फरवरी 2026 में विदेश मंत्री ने इसको पुष्टि की। चारबहार बंदरगाह द्वितीयक प्रतिबंधों और सैन्य जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक इफेक्ट, भारत की लुक वेस्ट नीति को भारी झटका, एशिया यूरोप कनेक्टिविटी हब बनने की महत्वाकांक्षा कमजोर हो गई, राइट। क्योंकि यहाँ पर चीजें बिल्कुल सीन बदलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो देखो, जियो पॉलिटिक्स क्या है कि मैप के माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से चीजों को समझ सकते हैं। व्यापारिक बाधाएं क्या क्या, कृषि और इनपुट की दृष्टि से हम देखें। उर्वरक संकट, पश्चिम एशिया से आने वाले 40% यूरिया उर्वरकों के आयात में बाधा, सब्सिडी का बढ़ता बोझ, खाद्य मुद्रास्फीति का संकट। ये तीन चीजें आप यहाँ देखेंगे।
निर्यात को झटका, सऊदी अरब, ईरान, यूएई पर निर्भर प्रीमियम सुगंधित बासमती निर्यात रसद बाधाओं का शिकार। अब भाई जब जहाज उधर जाएगी ही नहीं, पता चला कि इधर एक जहाज गया श्रीलंका के पास गया, उड़ा दिया, राइट। तो जब युद्ध की सिचुएशन है तो स्वाभाविक है कि चीजें प्रभावित होंगी। 4 लाख वर्तमान स्थिति, 4 लाख टन से अधिक बासमती चावल बंदरगाहों पर क्या है, फंसा हुआ है। तो भारत क्या है कि इन गल्फ कंट्रियों को खाद्यान्न देता है और भारत वहां से तेल लेता है, राइट। तो हमारे जो खाद्यान्न है वो बंदरगाहों पर अटके हुए हैं और उनके तेल वहां से आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जब ईरान से भारत तेल नहीं लेगा, जैसे सिंपल ऐसे समझ लो कि ईरान से भारत ऑयल लेता है और इंडिया जो है ईरान को क्या देता है, चावल देता है। तो अब मान लो कि कंडीशन ये है कि ऑयल, चावल देकर ऑयल लेना, तो न चावल जा रहा है न ऑयल आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड भी गड़बड़ हो रहा है। तो ये सारी समस्याएं भारत के सामने भी आ रही हैं। राजनयिक दुनिया और सामरिक स्वायत्तता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। संतुलन की चुनौती, इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदार, फरवरी 2026 बनाम ईरान ऐतिहासिक संबंध, ऊर्जा आपूर्ति। देखिए ऐसा है कि इंडिया का आप देखेंगे सीन, इजरायल और ईरान दोनों के साथ भारत के संबंध क्या है, बेहतर है, राइट। अभी वर्तमान में देखेंगे तो भारत और इजरायल के बीच काफी बेहतर व्यापारिक संबंध बने हैं, राइट। और भारत रक्षा में भी हेल्प कर रहा है और डिफेंस का एक बड़ा आयातक भी भारत से है। तो भारत से जो है और इजरायल के बीच जो टेक्निकल फ्रेंडशिप है, एक तरह से देखा जाए टेक्नोलॉजी को लेकर दोनों देशों के बीच काफी गहरा संबंध इधर बीच बढ़ा है। ईरान का बहुत पहले से भारत से एक तरह से देखा जाए तो संबंध है, व्यापारिक भी है और एक तरह से देखा जाए तो वैचारिक संबंध भी भारत से रहा है। निकट क्षेत्र, नियर जोन में युद्ध, अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा हिंद महासागर में युद्धपोत आइरिस डेना को डुबोए जाने से संघर्ष भारत के समुद्री दरवाजे तक पहुंच गया। ये हुआ क्या कि देखो, इंडिया से एक शिप जो है ये निकली और ये इंडिया से जब शिप निकला तो ये यहाँ पर श्रीलंका के पास ये पहुंचा था शिप। तब तक अमेरिका ने इस पर क्या किया, हमला कर दिया और हमला करके उसे, अब चूंकि यहाँ पर कई लोगों ने ये सवाल खड़ा किया कि भैया ऐसा है कि भारत का क्या ओपिनियन है, भारत तो डर गया। ऐसा कोई बात नहीं है। समुद्र में 12 नॉटिकल मील एक पॉइंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि यदि 12 नॉटिकल मील से कोई, जो हमारी सीमा से 12 नॉटिकल मील से बाहर कोई घटना घटती है तो समुद्र के अंदर की घटना होगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में घटना होगी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि यदि युद्ध होता है तो युद्ध के अंतर्गत चीजें वार जोन के अंतर्गत आ जाती हैं। तो इसको अमेरिका और ईरान के ही नजरिए से समझिए, भारत के नजरिए से समझने की जरूरत नहीं है। हाँ, भारत की सीमा में हमला हुआ होता तो उसे हम भारत पर हमला मानते और भारत उसकी कोई प्रतिक्रिया देता, लेकिन जो हमारी सीमा में घटना घटी ही नहीं, फिर उस पर हमारी क्या ओपिनियन होगी, कोई ओपिनियन नहीं होगी। रणनीतिक परीक्षा, तेजी से ध्रुवीकृत हो रहे परिदृश्य में भारत की तटस्थता और बहुसंरेखण रणनीति की कड़ी अग्नि परीक्षा। तो ठीक है, इसमें हमारे लिए एक थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम इजराइल से क्या ताल्लुकात रखते हैं, ईरान से, दोनों से हमारे संबंध है, हमारे अमेरिका से भी संबंध है, रसिया से भी संबंध है। तो भारत की जो पॉलिसी है गुटनिरपेक्षता की पॉलिसी है और इन दो देशों के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, मुझे लगता है कि भारत को उससे कोई लेना देना नहीं है, इनका इंडिविजुअल पर्सनल मैटर हो सकता है। भारत के दोनों के साथ जो व्यापारिक संबंध और रणनीतिक संबंध है वो जारी रहेगा और भारत किसी भी दृष्टि से किसी भी देश को कमजोर करने के लिए कोई उपाय या कोई सुरक्षा मुहैया कराने का काम नहीं करेगा, राइट। आगे ऊर्जा और वित्तीय सुदृढ़ता पर हम चर्चा करेंगे। बफर एज अ सर्विस, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। विकेंद्रीकृत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, तेल कंपनियों के लिए फ्लोटिंग बफर और ऊर्जा क्षमता तटीय टैंक, है ना। ये पॉइंट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप देख सकते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है ना। तो बफर एज सर्विस में डिसेंट्रलाइज जो है
व्यवस्था हम अपनाते हैं। और भारत में बड़े पैमाने पर देखिए भारत ने क्या किया कि इस बीच में रसिया से बहुत बड़े पैमाने पर तेल खरीदने का काम किया है। इसी कारण से हो सकता है कि भारत में तेल की कीमतें न बढ़ें, या भारत के पास तेल का बहुत स्टॉक है तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। डिजिटल वित्तीय शुद्धिकरण, स्विफ्ट प्रतिबंधों और पेट्रो डॉलर अस्थिरता से बचने के लिए तटस्थ अधिकार क्षेत्र में ऑफशोर रुपए निपटाना केंद्र है ना। यानी हो सकता है कि लेन देन रुपए में या गुड्स से गुड्स का लेन देन हो, तो इस तरह से चीजों को हम ठीक कर सकते हैं। सीबीडीसी ब्रिज, ऊर्जा आयात के लिए खाड़ी देशों के साथ प्रत्यक्ष सरकारी भुगतान प्रणाली को स्थापित करना, ये भी एक चैलेंज है। समुद्री सुरक्षा और वैकल्पिक रसद, ठीक, 2-3 पॉइंट है जिसको हमें यहाँ पर देखना है। पहला, ब्लू वाटर ट्रांजिट कॉरिडोर, भारतीय ध्वज वाले जहाजों के लिए संप्रभु पारगमन बुलबुले, टोरेंट ट्रांजिट बबल्स और समुद्री सुरक्षा एस्कॉर्ट आर्किटेक्चर की बात यहाँ पर की गई है। यानी कि जिन जहाजों पर भारत के झंडे होंगे, है ना, उनको कोई प्रभावित नहीं करेगा, उन पर कोई हमले नहीं होगा। और इन पर हमले का मतलब कि भारत पर हमला होगा। और भारत की जो जहाजें जाए चलेंगी, देखो ये समुद्री जहाजें चल रही हैं, ब्लू ट्रांजिट कॉरिडोर इसी को प्रेजेंट कर रहा है। और किनारे किनारे ये सिक्योरिटी में जहाजें लगी हुई हैं। तो इस तरीके से भारत जो है आयात निर्यात करता रहेगा। होर्मुज बाईपास, अंतर्राष्ट्रीय, देखिए होर्मुज बाईपास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईरान ने कहा कि भैया नहीं मानेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद होने का मतलब है कि एशिया से जो कनेक्टिविटी है गल्फ की, वो कनेक्टिविटी ही प्रभावित हो जाएगी। और जब कनेक्टिविटी प्रभावित होगी तो फिर समुद्री जहाजें ना आएंगी ना जाएंगी। और उसने कहा कि इसमें हम आने वाले जहाजों को उड़ा भी देंगे। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के माध्यम से भूमि आधारित पारगमन के लिए मध्य एशियाई देशों के साथ समझौते की आवश्यकता है। और काइनेटिक साइबर शील्ड, स्वायत्त जलमग्न वाहनों का उपयोग करके असममित इलाकों से समुद्री फाइबर ऑप्टिकल केबलों की सुरक्षा करना। यानी समुद्र के अंदर जो केबल्स हैं, उन केबल्स जो आए हुए हैं, उन केबल्स को प्रोटेक्ट करने की भी बात की गई है। तो यही बात कर रहा है, यहाँ पर आपको दिखा भी रहा होगा, ये भारत है ना। और देखिए यहाँ पर ईरान है, ये मार्ग है, यहाँ से हम लोग सीधे मुंबई तक व्यापार करते हैं। अब ये है कि यदि चीज़ें प्रभावित होंगी तो फिर कोई और उपाय हम अपनाएंगे। अब ईरान से चीज़ें यहाँ से तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान होते हुए रशिया तक जाएंगी, फिर उधर से हो सकता है पीछे से कोई इस तरीके से। तो खैर वो तो एक अलग विषय है, लेकिन भारत के लिए ये सारी चुनौती हैं। आगे हम देखेंगे, मानव पूंजी का प्रत्यावर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रिवर्स ब्रेन गेन, लौटने वाले प्रवासियों के लिए उनके व्यवसायिक विशेषता के आधार पर क्या भारत में उनके लिए कोई स्किल जॉब होगा या नहीं, ये भारत के लिए चैलेंज है, राइट। दूसरी बात कह रहा है कि इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर कौशल स्किल मैपिंग, राष्ट्रीय प्रवासी एकीकरण और सेमी कंडक्टर नवीकरणीय ऊर्जा में नियोजन, जो भी क्या है कि उनको यहाँ पर हम कहीं ना कहीं स्टेबल कर रहे हैं। कंक्लूजन क्या है, इस संकट ने भारत के लिए कूटनीतिक ऊर्जा विविधीकरण और रणनीतिक तैयारियों के बीच संतुलन की अनिवार्यता को स्पष्ट कर दिया है। दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सामरिक स्वतंत्रता बनाए रखना ही एकमात्र मार्ग है, इसके अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। और हमें उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई होगी तो जियो पॉलिटिक्स के ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगली घटना के बारे में हम आपसे जिक्र करें और आप तक